नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आज के वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे एंशिएंट हिस्ट्री बीए फोर्थ सेमेस्टर के बच्चों के लिए क्लास संख्या 1 के बारे में, यानी अध्याय संख्या 1 के बारे में चर्चा करेंगे, जिसमें हम लोग दक्षिण भारतीय इतिहास जानने के कुछ स्रोत के बारे में चर्चा करेंगे कि दक्षिण भारतीय इतिहास को जानने के कौन कौन से स्रोत हैं। आखिरकार आप लोग सोच रहे होंगे कि कल का जो वीडियो था उसमें आप लोगों ने देखा कि क्लास संख्या 2 आ गई, पहले 1 क्यों नहीं आई। उसका रीज़न ये था कि एक्चुअली में क्लास में कुछ टेक्निकल इशू आ गया था पहली क्लास में, इस वजह से उसमें थोड़ी सी दिक्कत आ गई थी, उस वजह से वो क्लास नहीं अवेलेबल हो पाई। तो मैंने कहा ये क्लास लगवा दी जाए। बहरहाल आज हम हाजिर हैं आपके लिए क्लास संख्या 1 लेकर के, ठीक है। तो क्लास 2 ऑलरेडी हो चुकी है, क्लास 1 में हम चर्चा करेंगे दक्षिण भारतीय इतिहास जानने के स्रोत। और आपको बीए के फोर्थ सेमेस्टर में एंशिएंट हिस्ट्री में दक्षिण भारत का राजनीतिक इतिहास पढ़ना है, 100 ईस्वी से लेकर के 1300 ईस्वी तक के इतिहास के बारे में, यानी कि 100 ईस्वी से लेकर के 1300 ईस्वी तक का इतिहास आपको, वो भी दक्षिण भारत का, यानी कि पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ साउथ इंडिया पढ़ना है, ठीक है। आइए जानने का प्रयास करते हैं। और कल की क्लास आप लोगों ने देखा होगा जिसमें हम लोगों ने पुरातात्विक साक्ष्य पढ़ा था अभिलेख और सिक्कों के बारे में, कि अभिलेख और सिक्कों से किस तरीके से हम दक्षिण भारत के इतिहास, पल्लव, पांड्य, चेर, चोल और ऐसे जो है तमाम प्रकार की वो जो डायनेस्टी खत्म वगैरह, जो कि एक छोटी छोटी डायनेस्टी रही हैं, छोटे छोटे साम्राज्य रहे हैं, उनके बारे में कैसे पता चला सिक्कों के माध्यम से, या अभिलेखों में क्या क्या बातें लिखी हैं, किस अभिलेख में किस राजा के बारे में जानकारी मिली है, सब कुछ मैंने आपको बताया था। बहरहाल आज हम इकाई नंबर 1 के पहले चैप्टर के बारे में चर्चा करेंगे, दक्षिण भारतीय इतिहास के स्रोत। देखिए, इतिहास के बेसिकली जानने के 3 स्रोत होते हैं। पहला होता है आपका साहित्यिक स्रोत, दूसरा होता है आपका पुरातात्विक स्रोत, और तीसरा होता है आपका विदेशी यात्रियों का विवरण। तो आज के वीडियो के माध्यम से हम साहित्यिक स्रोत और विदेशी यात्रियों के विवरण को समझेंगे। फिर उसके बाद में कल की क्लास आप लोगों ने देखा होगा, तो क्लास 2 में आप पुरातात्विक साक्ष्यों के बारे में समझ लिए हैं, और उसके बाद में क्लास होगी तीसरी क्लास, उसमें आप समझेंगे संगम साहित्य के बारे में। चूँकि संगम साहित्य एक ऐसा साहित्य है जो 3 धाराओं में बटा था। संगम साहित्य बेसिकली प्रथम संगम साहित्य, द्वितीय संगम साहित्य और तृतीय संगम साहित्य में बटा हुआ। प्रथम संगम साहित्य का कोई भी जो है ज्ञात पुस्तक नहीं मिली है, द्वितीय की मिली है तोलकाप्पियम, जो कि तोलकाप्पियर नाम के ऋषि ने लिखी है, और तृतीय संगम साहित्य की तमाम पुस्तकें मिली, जिससे हमको तमाम प्रकार की जो पल्लव या जो तमाम और चोल चेर ये सब रहे, इन सभी के बारे में पर्याप्त जानकारी मिलती है। तो संगम साहित्य बेसिकली एक इम्पॉर्टेंट स्रोत है दक्षिण भारत के इतिहास को जानने का। इस वजह से उसको हम तीसरे चैप्टर में विस्तार से जानेंगे कि संगम साहित्य की कौन कौन सी पुस्तकें मिली हैं और उनसे क्या क्या जानकारी बन सकती है। देखिए, दक्षिण भारत को सामान्य अर्थों में दक्षिणापथ का पर्यायवाची माना जाता है, दक्षिणापथ भी इसको कहा जाता है। इसके अंतर्गत विंध्य पर्वत, यानी कि विंध्याचल पर्वत जो है, वहाँ से लेकर के दक्षिण समुद्र, यानी कि विंध्य दक्षिणापथ, हिंद महासागर यानी विंध्य पर्वत के दक्षिण वाला इलाका सारा का सारा, और हिंद महासागर के उत्तर का इलाका, पूरा का पूरा इलाका जो है, ये दक्षिणापथ के नाम से जाना जाता था। इसके बीच की समस्त भूमि को सम्मिलित किया जाए तो दक्षिणापथ बनता था। अगर बात की जाए दक्षिणापथ की, तो ये पूरा एरिया जो था, ये आप मान सकते हैं कि ये भारत है अपना, ठीक है, ये अपना भारत है। अब ये भारत है तो यहाँ पर पूरा एरिया, ये जो एरिया है, ये पूरा दक्षिणापथ कहते हैं, ठीक है। जो प्रायद्वीपीय भारत है ये दक्षिणापथ है। प्रायद्वीप वह इलाका होता है जो 3 तरफ से जल से घिरा होता है और एक तरफ से स्थल से घिरा होता है, तो वो प्रायद्वीप कहलाता है। जैसे इधर आप देखेंगे, ये है जो है बे ऑफ बंगाल, यानी बंगाल की खाड़ी, ठीक है, ये बंगाल की खाड़ी है। तो बंगाल की खाड़ी इधर भी जल है, नीचे आपका हिंद महासागर है, इधर आपका अरब सागर है, ठीक है। तो 3 तरफ से जल से घिरा हुआ है और ऊपर से उत्तरी भारत से जुड़ा हुआ है स्थलखंड। तो जब कोई भूखंड एक तरफ से स्थलखंड से और बाकी 3 तरफ से जल से घिरा होता है और भूखंड का एरिया थोड़ा बड़ा होता है, तो उसको हम प्रायद्वीप कहते हैं, छोटा भी होता है तो भी कहते हैं। और एक ऐसा एरिया जैसे कि ये आपका द्वीप होता है, छोटा सा है, चारों तरफ जल है, यानी जब किसी स्थलखंड के चारों तरफ जल होता है और बीच में स्थलखंड होता है तो वो द्वीप होता है। लेकिन जब, और यही चीज़ जब ये इसकी राशि विशाल होती है, बहुत बड़ा स्तर पर होता है, तो उसी को महाद्वीप कहा जाता है, यानी महाद्वीप बहुत बड़ा होता है। प्रायद्वीप जो होता है 3 तरफ से जल से घिरा होता है, लेकिन महाद्वीप चारों तरफ से जल से घिरा होता है और बहुत बड़ा होता है, जबकि द्वीप जो होता है छोटा होता है, चारों तरफ से जल से घिरा होता है। तो जो प्रायद्वीपीय भारत है या दक्षिण भारत जो है पूरा का पूरा, ये दक्षिणापथ कहा जाता था, ठीक है। भारत नाट्य शास्त्र में दक्षिणापथ की परिभाषा लिखी है, दक्षिणस्य समुद्रस्य तथा विंध्यस्य चांतरे कह करके इसकी बारे में बताया गया है, परिभाषा के बारे में, जिसका समर्थन कुछ पौराणिक भुवनकोश भी करते हैं।
राजशेखर नाम के एक विद्वान हुए जिनकी एक रचना है बेसिकली काव्य मीमांसा, उसमें उन्होंने दक्षिणापथ के बारे में विस्तार से बताया है। राजशेखर के अनुसार माहिष्मती के दक्षिण में दक्षिणापथ था। माहिष्मती जो बाहुबली वाला माहिष्मती है उसके दक्षिण में दक्षिणापथ था। महिष्मत्याम परतो दक्षिणापथः, ये काव्य मीमांसा में लिखा है, जिसके लेखक हैं राजशेखर। तो ऑब्जेक्टिव में भी प्रश्न बनता है कि काव्य मीमांसा पुस्तक के लेखक कौन है, तो आप बताएंगे राजशेखर हैं। पाली एक भाषा है, तो पाली साहित्य में भी दक्षिणापथ की सीमा महिषमंडल द्वारा निर्धारित करी गई है, किंतु राजशेखर ने काव्य मीमांसा नामक ग्रंथ में अनियंत्र दक्षिणापथ की भौगोलिक व्याख्या अपेक्षाकृत अधिक विस्तृत रूप से करी है, यानी कि बढ़िया तरीके से बताया कि दक्षिणापथ कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ था। महिष्मती का उत्तर का भी कुछ अंश दक्षिणापथ के अंतर्गत शामिल कर लिया गया था। काव्य मीमांसा के लेखक के अनुसार दक्षिणापथ के पर्वतों की गणना में राजशेखर ने विंध्याचल के दक्षिणी भाग खासकर के विंध्य दक्षिणापाद से लेकर के मलय तक जो फैला हुआ पूरा इलाका है, संपूर्ण प्रायद्वीपीय प्रदेश, इसके पर्वतों तथा नदियों की गणना करते हुए उसे पूरे क्षेत्र को दक्षिणापथ के अंतर्गत बताया है राजशेखर ने। रामायण तथा महाभारत नाम के 2 ग्रंथ हुए हैं। ये ग्रंथ बेसिकली महाकाव्यकालीन ग्रंथ हैं। रामायण की रचना करी है महर्षि वाल्मीकि जी ने संस्कृत भाषा में। महाभारत की रचना करी है महर्षि वेदव्यास जी ने, कृष्णद्वैपायन वेदव्यास। तो महाभारत और रामायण दोनों से दक्षिण भारत के बारे में, इतिहास के बारे में जानकारी थोड़ा बहुत मिल जाती है। दक्षिणापथ परिक्षेत्र द्रविड़ देश तथा सुदूर दक्षिण के पांड्य राज्यों के शासित प्रदेशों से पृथक उल्लिखित किया गया है। इस सभी में सुत्त निपात में दक्षिणापथ का विस्तार गंगा के दक्षिण तथा गोदावरी के उत्तर के भूभाग तक ही माना गया है। सुत्त निपात ग्रंथ है 2वीं शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास का जो रचना है पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी। इसका लेखक जो है अज्ञात है, ठीक है। एक नाविक कहा जाता है, एक नाविक ने इस पुस्तक को लिखा था, और ये पुस्तक बेसिकली एक बढ़िया पुस्तक है जो कि दक्षिण भारत के इतिहास के बारे में जानकारी देने के लिए बढ़िया मानी जाती है, ठीक है। तो इसको एक अज्ञातनामा लेखक ने दक्षिण भारत को 2 उपखंडों में विभाजित किया था। एक भाग को कहा दक्षिणापथ, जिसको दक्षिणोदेश कहा जाता था, और दूसरा था द्रविड़ अथवा तमिलकम देश, ठीक है। 2 प्रदेशों में बांटा, एक दक्षिणापथ और दूसरा था तमिलकम, ठीक है। दक्षिणापथ में विंध्य पर्वत से लेकर के कृष्णा और तुंगभद्रा नदी तक फैला हुआ क्षेत्र ये आपका दक्षिणापथ में शामिल था, विंध्य पर्वत से कृष्णा नदी और तुंगभद्रा तक। जबकि तमिलकम प्रदेश जो था सुदूर दक्षिण के चेर, पांड्य और चोल राज्य जो थे वो तमिलकम प्रदेश में निवास करते थे। इस तरीके से 2 भागों में पूरे के पूरे दक्षिणापथ को हम बांट सकते हैं, दक्षिण भारत को बांट सकते थे। तो ये तो रहा दक्षिण भारत कहाँ उसकी भौगोलिक सीमा। अब आगे हेडिंग डालेंगे भारतीय साहित्यिक साक्ष्य, जो कि दक्षिण भारत के इतिहास के बारे में हमको जानकारी देते हैं। इन साहित्यिक साक्ष्यों की अगर बात की तो संस्कृत, तमिल, तेलुगु तथा कन्नड़ भाषाओं में तमाम प्रकार के ग्रंथ मिले हैं, जिनसे हमको दक्षिण भारत के इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। संस्कृत ग्रंथों में सर्वप्रथम वैदिक साहित्य तथा महाकाव्य का विचार किया जा सकता है। महाकाव्य काल में खास करके रामायण और महाभारत, वैदिक पीरियड में आपका 4 वेद और आपके उपनिषद, ठीक है, आरण्यक ग्रंथ, ब्राह्मण ग्रंथ, ये सब गृहसूत्र वगैरह शामिल होते हैं। 4 वेदों में आपका ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद शामिल है। इनसे भी जानकारी मिलती थोड़ी बहुत मात्रा में। यद्यपि इनमें से अधिकांश की रचना आर्य भाषी क्षेत्रों में करी गई है तथा उन्हीं की उपलब्धियों तथा संस्कृति के विविध पक्षों की विवेचना भी करी गई है। इनसे उत्तर भारत और दक्षिण भारत के पारस्परिक संबंधों का तथा आर्यों की उनके विषय में जानकारी का समर्थन भी मिल जाता है वेदों में। संस्कृत ग्रंथों में सर्वप्रथम ग्रंथ जो है वैदिक साहित्य का उल्लेख, मतलब कि वैदिक साहित्य ही है, और वैदिक साहित्य में ऋग्वेद में दक्षिणापथ के बारे में बताया गया है। ऋग्वेद में दक्षिणापथ, दक्षिणपदा और दक्षिणापदा का, इन सभी पद का प्रयोग मिलता है। यश के आयंगर नाम के विद्वान कहते हैं कि ऋग्वेद के इस मंत्र में दक्षिणापथ का स्पष्ट उल्लेख है, परंतु यह मत निम्नलिखित कारणों से अमान्य है, ठीक है। उपर्युक्त शब्द का पाठ और अर्थ अस्पष्ट तथा विवादास्पद है। ऋग्वेद में अन्यत्र कहीं भी दक्षिण भारत के किसी राज्य के बारे में बिल्कुल भी मेंशन नहीं किया गया है, या किसी नदी के बारे में, पर्वत अथवा जनजाति आदि का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष उल्लेख ऋग्वेद में नहीं मिलता है। यानी दक्षिण भारत की दृष्टि से अगर देखें तो वैदिक साहित्य उतना इंपॉर्टेंट नहीं रखता है, ठीक है। या महाकाव्य काल में, रामायण में तो दक्षिण भारत के बारे में जानकारी मिल जाती है, लेकिन महाभारत दक्षिण भारत से बिल्कुल अभिन्न, मतलब कि उतना इंपॉर्टेंट नहीं रहता है।
अन्य 3 वेदों में खास करके सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद में भी दक्षिण भारत के विषय में कोई सूचना सुलभ नहीं होती, यानी अच्छे से प्राप्त नहीं होती। अतः यही निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि वेदों की रचना के समय तक आर्य लोग दक्षिणापथ से अपरिचित थे, यानी दक्षिणापथ के बारे में नहीं जानते थे। ठीक है। चौथी बात, ऋग्वेद के उपरोक्त अंश में यह भी स्पष्ट नहीं किया गया कि आर्य संस्कृति से बहिष्कृत किया गया व्यक्ति दक्षिण दिशा में किस स्थान को जाता था। ठीक है, ये आर्य संस्कृति में नहीं बताया गया। यानी कुल मिलाकर के आप देखेंगे आर्य संस्कृति में पूरा अगर क्लियर देखें तो दक्षिणापथ के बारे में जानकारी नहीं मिलती है, या उतनी परफेक्ट जानकारी कहें तो नहीं मिलती है जितनी परफेक्ट जानकारी मिलनी चाहिए। या इरिथ्रियन सी में तो बड़ी ज़बरदस्त जानकारी मिलती है, लेकिन अन्य चीज़ों में नहीं मिलती है। बेसिकली दक्षिण भारत के इतिहास को अगर जानना है तो तमिल साहित्य को पढ़ना पड़ेगा। तमिल कन्नड़ में बहुत बढ़िया चीज़ें मिली हुई हैं। ठीक है, एक बात ध्यान रखेंगे, अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं और इन सभी का PDF प्राप्त करना चाहते हैं, ठीक है, हमारे साथ जुड़ करके आप PDF प्राप्त करना चाहते हैं सभी सब्जेक्ट का, तो PDF प्राप्त कर सकते हैं। सभी सब्जेक्ट की तैयारी मात्र 100 रुपीज़ में होगी। 91 61 93 60 62 पर आपको SMS कर देना है। इस नंबर पर आपको SMS करना है क्या क्या, अपना नाम, ठीक है, अपने यूनिवर्सिटी का नाम और अपने सब्जेक्ट के नेम लिख करके आपको भेज देने हैं। जैसे ही आप ये सब लिख करके भेजेंगे, आपके पास एक स्कैनर भेजा जाएगा। उसी स्कैनर पर आपको मात्र 100 रुपीज़ पेमेंट कर देने होंगे। पेमेंट के तुरंत बाद आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा। ग्रुप में जोड़ने के बाद में आपको वहाँ पर जब भी क्लास होगी लाइव तो उसकी लिंक मिलेगी। जो भी क्लासेस हो चुकी हैं उनकी वीडियो लेक्चर्स आपको मिल जाएंगे, उनके PDF नोट्स भी आपको मिल जाएंगे। ठीक है, इसके अलावा आपको जो मॉडल पेपर मिलेंगे वो MCQs भी मिलेंगे। ठीक है, और आपको लिखित मॉडल पेपर भी मिलेंगे। यानी दोनों टाइप के मॉडल पेपर आपको बहुत ही अच्छे तरीके से दिलवाने का प्रयास रहेगा हमारा। लगभग 5 से 6 प्रैक्टिस सेट आपको मिलेंगे मॉडल पेपर की, ऑब्जेक्टिव की, लिखित की भी, सभी प्रकार की। और एक सब्जेक्ट की तैयारी नहीं, सभी सब्जेक्ट की तैयारी आपकी मात्र 100 रुपीज़ में आपकी होने वाली है। तो जिनको भी जुड़ना है फटाफट से आप जुड़ जाइएगा। ठीक है, मात्र 100 रुपीज़ आपके लगेंगे और सभी सब्जेक्ट की तैयारी आपकी हो जाएगी। जिसमें आपका फिजिकल एजुकेशन एंड योगा जो है 4th सेमेस्टर को करिकुलर, उसकी भी तैयारी आपकी हो जाएगी। ठीक है, चले तमिल साहित्य। तमिल साहित्य से हमको क्या जानकारी मिलती है, आप इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। तमिल साहित्य, तमिल साहित्य दक्षिण भारत के इतिहास अध्ययन में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, या उपादेय है इसका। उपादेय मतलब कि इससे खूब अधिक मात्रा में जानकारी मिलती है। प्राचीनतम तमिल साहित्य, जिसे संगम साहित्य भी कहा जाता है, दक्षिण भारत के एक युग विशेष के इतिहास और संस्कृति के अध्ययन के एकमात्र स्रोत संगम साहित्य कहे जाते हैं। यानी संगम साहित्य से अच्छा जो है और कोई साहित्य नहीं है जो कि इसके बारे में विधिवत जानकारी दे सके। इनके माध्यम से हमें दक्षिण भारत की एक ऐसी सुसंपन्न संस्कृति का पता चलता है जो दक्षिण भारत की पुरातन तथा उत्तर भारत से जाने वाली संस्कृति से ग्रहण किए गए बहुत से तत्वों के सम्मिश्रण से विकसित हुई थी। संगम साहित्य का संवर्धन 3 चरणों में हुआ। जैसे पहला चरण था इसमें संगम साहित्य का, प्रथम संगम साहित्य, द्वितीय संगम साहित्य और तृतीय संगम साहित्य। ठीक है, तृतीय संगम साहित्य के कई ग्रंथ उपलब्ध हैं। द्वितीय संगम साहित्य के मात्र एक ग्रंथ है तोल्काप्पियम, जिसको तोल्काप्पियर नाम के ऋषि ने लिखा। प्रथम संगम साहित्य का कोई ग्रंथ उपलब्ध नहीं है। ठीक है, प्रथम संगम साहित्य का कोई ग्रंथ उपलब्ध नहीं है। द्वितीय संगम साहित्य का एकमात्र तोल्काप्पियम उपलब्ध है। इसकी रचना तोल्काप्पियर नाम के ऋषि ने करी थी। तृतीय संगम साहित्य के अनेक ग्रंथ संग्रह जो है मिलते हैं, जिसमें हमको काफ़ी जानकारी मिलती है दक्षिण भारत के इतिहास के बारे में। बाद में इसमें कतिपय महाकाव्यों की रचना करी गई तो संगम साहित्य में, जैसे शिल्पादिकारम। ठीक है, ग्रंथ क्या है, शिल्पादिकारम, मणिमेकलय, ठीक है, तथा जीवक चिंतामणि। ये सब ग्रंथ जो हैं बड़े फेमस हैं दक्षिण भारत के इतिहास को जानने के लिए। इनसे तत्कालीन राज्य के इतिहास यानी उस समय के पॉलिटिकल हिस्ट्री के बारे में जानकारी, शासन कैसे चलता था, उनका आर्थिक जीवन कैसा था, धर्म किस धर्म को मानते थे, समाज कितने वर्गों में बटा हुआ था, समाज कैसा था, समाज के रीति रिवाज क्या थे, ये सब जानकारी हमको संगम साहित्य के, तृतीय संगम साहित्य से बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से या विशद जानकारी प्राप्त होती है। संगम साहित्य के साथ साथ परवर्ती काल यानी कि उसके साथ साथ जो बाद में काल आए, उसमें प्रेरित अन्य तमिल ग्रंथों जिनका प्रणयन दक्षिण भारत के महान राजवंशों के संरक्षण में किया गया, दक्षिण भारत के इतिहास अध्ययन में अति उपयोगी है, यानी महत्वपूर्ण है। इसमें खास करके प्रबंधम वर्ग के साहित्य जैसे कि आप देखते हैं कलम्बम हो गया, ठीक है, पारड़ी है, उला है और कोबई। ठीक है, कलम्बन, पारड़ी, उला और कोबई विशेष रूप से परवर्ती साहित्य हैं, प्रबंधम वर्ग के साहित्य हैं, जिनसे दक्षिण भारत के इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है।
यद्यपि ये दरबारी रचनाएं हैं, दरबारी रचनाएं हैं, इस वजह से इसमें उतनी ऐतिहासिकता आपको नहीं मिलेगी। इसमें राजा महाराजाओं के संरक्षण में जो कवि या लेखक रहते थे वो उन्हीं राजाओं के महाराजाओं के जो है बढ़ा चढ़ा करके उन्हीं के बारे में लिखते थे। ठीक है, इनसे अनेक प्रणेताओं के द्वारा अपने संरक्षक शासक की प्रशस्ति यानी उनका गुणगान किया गया है। पर प्रसंगता इसमें बहुत सी ऐतिहासिक सामग्री भी मिल जाती है। कलम्बकम परंपरा में नंदी कलम्बकम नाम का एक ग्रंथ है, बड़ा उपयोगी है। ठीक है, कलम्बकम परंपरा में नंदी कलम्बकम नाम का ग्रंथ। ठीक है, इसका नायक जो है पल्लव शासक नंदी वर्मन तृतीय था, यानी कि इस ग्रंथ के जो नायक हैं नंदी कलम्बकम, इसमें नंदी वर्मन तृतीय के बारे में पूरा विस्तार से जानकारी मिलती है। इसमें इसी का चरित्र निरूपित किया गया नंदी वर्मन तृतीय का। पारणी परंपरा के अगर ग्रंथ की बात की तो एक ये था कलम्बन परंपरा का ग्रंथ नंदी कलम्बकम, नंदी वर्मन तृतीय का है। जबकि पारणी परंपरा में देखेंगे तो जय गोंडार रचित, ठीक है, जय गोंडार रचित कलिगतुप्परणी और तक्कया गणराणी मतलब कि गप्परणी, ठीक है, तक्कया गप्परणी, ये ग्रंथ जो हैं बड़े उल्लेखनीय हैं परणी परंपरा में। ठीक है, लास्ट में सबके परणी लगा करके बनता है। ठीक है, जय गोंडार रचित कलिगोंडार रचित कलिगत्तु परणी तथा तक्कयाग गप्परणी। ठीक है, ये ग्रंथ हैं। कलिगतुप्पारणी में चोलों के कलिंग के विरुद्ध अभियान जो किया गया था, चोलों के कलिंग के विरुद्ध, खासकर चोलों ने जो किया था कलिंग के विरुद्ध अभियान, उसका वर्णन किया गया है। विक्रम चोल, कुलोतुंग और राज द्वितीय की लाएँ विशेष रूप से उल्लेखनीय है यहाँ पर। पाणिक कोबई में पांड्यवंश के राजाओं के युद्धों का वर्णन मिलता है। कंबन ने रामायण जो लिखा था उससे तत्कालीन जनजीवन संस्कृति पर अच्छा प्रकाश पड़ता है। इसके अलावा बुद्ध मित्र विरचित वीर सोलियम नाम का जो ग्रंथ है, व्याकरण के कुछ नियमों को ऐतिहासिक उदाहरणों से स्पष्ट करने वाला ग्रंथ है। इसमें तमिल तथा संस्कृत व्याकरण का संश्लेषण मिलता है और खास करके ये भी उस समय के तत्कालीन इतिहास के बारे में भी जानकारी देने में माहिर ग्रंथ माना जाता है। हेडिंग डाला ये कन्नड़ साहित्य, यानी ये तो तमिल का था, तमिल साहित्य। अगला है कन्नड़ भाषा का साहित्य। कन्नड़ साहित्य जो है तमिल भाषा के बाद में दूसरा साहित्य है जिसमें जानकारी मिलती है दक्षिण भारत के इतिहास की। दक्षिण भारत के इतिहास अध्ययन में कन्नड़ साहित्य का भी विशिष्ट महत्व है। तमिल भाषा के बाद दक्षिण भारतीय भाषाओं में कन्नड़ भाषा जो है सबसे प्राचीनतम भाषा मानी जाती है। कन्नड़ों का क्रीड़ा स्थल मध्य दक्कन में स्थित कर्नाटक का प्रदेश रहा, यानी कर्नाटक का इलाका जो रहा है, दक्कन का प्रदेश जिसको कहते हैं, ये बेसिकली कन्नड़ भाषा में बोला जाता इलाका है। कन्नड़ साहित्य का प्रारंभ उन अभिलेखों से हुआ है जो वीर पुरुषों के वीरोचित कार्यों की प्रशंसा में लिखे गए 5वीं शताब्दी ईस्वी के मध्यकाल में, बेसिकली यानी 450 के आसपास। वीर पुरुषों की जो रचना मतलब कि जो उन्होंने वीरतापूर्वक काम किए हैं उन्हीं की गाथा बताई गई है इन ग्रंथों में, कन्नड़ साहित्य में। इस भाषा का प्रथम ग्रंथ जो है कवि राजमार्ग है। कवि राजमार्ग में जानकारी मिलती है, कन्नड़ भाषा में लिखी गई रचना है। इसकी रचना या तो राष्ट्रकूट शासक नृपतुंग ने स्वयं करी थी कवि राजमार्ग की, या फिर उसकी सहमति से, नृपतुंग की सहमति से किसी दूसरे ने किया होगा। यद्यपि यह एक राजनीति शास्त्र का ग्रंथ है पर इसमें अलंकार शास्त्र का भी पूरा जानकारी मिलती है, यानी कि पूर्ण परिपाक मिलता है। इसमें कन्नड़ देश का विस्तार कावेरी नदी से लेकर के गोदावरी नदी तक बताया गया है। इससे पता चलता है कि इसमें उत्तर के ऐसे क्षेत्र भी शामिल थे जहां मराठी बोली जाती थी। इसमें कन्नड़ के गद्य लेखक के रूप में दुर्विनीत का उल्लेख भी मिलता है। दुर्विनीत कन्नड़ भाषा के गद्य लेखक माने जाते हैं जिनके ग्रंथ से उस समय के बारे में जानकारी मिलती है। जो 6ठी शताब्दी ईस्वी का गंग शासक प्रतीत होता है दुर्विनीत, गंग शासक से 6ठी शताब्दी के दुर्विनीत, इनका ग्रंथ है, कन्नड़ में कई सारी चीज़ें लिखी। 10वीं शताब्दी ईस्वी से 12वीं शताब्दी ईस्वी तक का काल कन्नड़ साहित्य में काव्य युग माना जाता है। काव्य में रचनाएं लिखी गई इस समय। दक्षिण भारत के इतिहास अध्ययन में उपादेय कन्नड़ ग्रंथों में पंप रचित भारत अथवा विक्रमार्जुनियम नाम का ग्रंथ जो है बहुत ही फेमस है। रत्न रचित गृह युद्ध विशेष रूप से उल्लेखनीय है। इनसे समसामयिक चालुक्यों तथा राष्ट्रकूटों के इतिहास अध्ययन में भी बड़ी मदद मिलती है। R.S. मुगली कवि पंप को कर्नाटक की महान साहित्यिक विभूतियों
में से मानते हैं। तो इस तरीके से तमाम प्रकार के जो है जानकारी तमाम ग्रंथों से मिलती है जो कन्नड़ भाषा में लिखे गए हैं, कि बेसिकली दक्षिण भारत के इतिहास की जानकारी के हिसाब से अगर देखें तो। ठीक है, दूसरी चीज़ जो हमको जानकारी देती है वो है विदेशी विवरण। वैसे दक्षिणी भारत में विदेशी विवरण का उतना ज़्यादा बोलबाला नहीं रहा है, विदेशी यात्रियों का विवरण, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत जानकारी मिलती है। भारतीय ग्रंथों के साथ साथ दक्षिण भारत के इतिहास अध्ययन में विदेशी लेखक जो आए उन्होंने भी कुछ लिखा। यात्रियों के वृत्तांतों में भी पर्याप्त सहायता मिलती है इतिहास को जानने में। इसमें एक और नई नई जानकारी मिलती है, तो दूसरी ओर भारतीय साक्ष्यों में विवृत अनेक तथ्यों का समर्थन भी मिल जाता है जो भारतीय साहित्य में फैले हुए लेकिन उस पर कोई विश्वास नहीं कर रहा। तो अगर विदेशी लेखकों ने भी उस पर मुहर लगाई तो इससे क्या होता है कि हाँ ये बातें सही रही होंगी। इस दृष्टि से पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी ये बड़ी फेमस पुस्तक है, एक अज्ञातनामा लेखक ने इसको लिखा था। इसके अलावा स्ट्रैबो, प्लिनी, टॉलेमी जैसे पाश्चात्य लेखकों, खास करके ह्वेनसांग जो चीनी लेखक है, ह्वेनसांग, त्सिंग और जो है मतवालिन, ये चीनी यात्री हैं। तबरी, इबन खुद्दा, अबू जैद, इबन अल-फफी, अबुत फेरा, इबन बतूता, मंगबरनी, फरिश्ता, वसफ़, ये तमाम प्रकार के अरब यात्री या मुस्लिम लेखक हुए हैं। मार्को पोलो जैसे परवर्ती यूरोपीय यात्रियों के विवरण जो हैं बहुत ही महत्वपूर्ण है इस इतिहास को जानने के लिए। पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी का लेखक मिस्र का एक नाविक था और व्यापार के दृष्टि से अनेक देशों की यात्रा और अनुभवों के आधार पर अपनी यात्रा का वृत्तांत इसने लिखा था। इसने दक्षिण भारत के बंदरगाहों और पश्चिमी तट से होने वाले जो भारत के पश्चिमी देशों के साथ व्यापार थे, भारत और पश्चिम देशों के साथ जो व्यापार था, खास करके जो बंदरगाहों के माध्यम से, पानी के जहाज़ों के माध्यम से पश्चिमी तट से होता था, उसके बारे में बेहतर तरीके से जानकारी दी गई है। इसका समय अनुमानतः 1000 ईस्वी से लेकर के 100 ईस्वी से लेकर के 150 यानी 150 ईस्वी के समय के बीच में माना जाता रहा है। टॉलेमी जो था एक मिस्र का एक भूगोलवेत्ता था। टॉलेमी वैसे भारत में आया नहीं था, कभी यात्रा नहीं की थी भारत की, पर व्यापारियों और यात्रियों तथा नाविकों के मुख से जो कुछ सुना था उसने अपने ग्रंथ में लिखा। पूर्ववर्ती कृतियों के आधार पर इसने भारत के विषय में बहुत कुछ लिखा, लेकिन भारत आया नहीं था। इसने पूर्वी तथा पश्चिमी तटों के अनेक बंदरगाहों, व्यापारिक नगरों तथा केंद्रों के विषय में सूचनाएं भी दी हैं अपने ग्रंथ में टॉलेमी ने। इससे तत्कालीन दक्षिण भारत तथा पश्चिमी देशों, विशेष करके रोम के साथ जो भारत का व्यापार रहा है उस पर बहुत ही अच्छे तरीके से प्रकाश पड़ता है। तो इस तरीके से विदेशी यात्रियों ने भी काफ़ी योगदान दिया है भारतीय इतिहास को आगे बढ़ने में। ठीक है, ये बात ध्यान रखें। तो अगला क्लास जो था पुरातात्विक साक्ष्य का था, तो ये आपका हो ही गया है, कल की क्लास में मैंने दिया था। अब जो अगली क्लास आएगी आपकी वो आएगी संगम साहित्य को लेकर के। ठीक है, तो सिक्कों का और पुरातात्विक साक्ष्यों में अभिलेखों का क्या महत्व था उस मैंने आपको बता दिया है। अब आपका अगला आएगा संगम साहित्य के प्रमुख ग्रंथ। संगम साहित्य हम चर्चा करेंगे तो जो है तीसरी क्लास में। तो अगली क्लास आपकी जल्द ही आएगी। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे से जुड़ने के लिए इसी प्रकार से अपना प्यार हमेशा बना रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।